गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 6 की जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमने मतलब कंप्लीट कर ली है। और इसका सिविक्स का आज ये एक चैप्टर है और एक चैप्टर 9 वाला, वो दो चैप्टर हमारे ये रहते हैं। एक हम कवर कर लेंगे, एक कल कर लेंगे, तो हमारा फिनिश हो जाएगा। 6 क्लास की जो ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री है, तीनों हमारे कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे कल में। ठीक है। तो जो भी नया स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ रहा है, इस चैनल से जुड़ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और मतलब जो पीछे वाली क्लासेज आपने नहीं देखी हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाइए और पूरी क्लासेस जो देख के आइए, तभी आगे की चीज़ें हमें समझ में आएंगी, क्योंकि आगे आगे लेवल जो है बढ़ता रहेगा और पीछे से ही कनेक्टेड रहते हैं हर जो आगे वाले चैप्टर रहेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। आज हमारा अध्याय 8 है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। 6 क्लास की जो सिविक्स है, उसका चैप्टर हमारा है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विधियों पर नजर डाली। हमने इस पर चर्चा विचार की कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस प्रकार जो है, किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी जीविका चलाते हैं। अब पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी मतलब पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे में कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन किन समस्याओं का सामना करते हैं। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, इस जो हमारी एनसीईआरटी है, वो हमारे व्यक्तित्व को भी निखार के ऊपर लेके आती है। कुछ बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को इन चीज़ों से मिलती हैं। एक जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो अपने आप में बहुत सारे चेंजिंग अपने आप ही हो जाते हैं। वो चीज़ें हमें पता भी नहीं चलती, लेकिन हमारे व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आता है जब हम एनसीईआरटी की चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऊपर दी गई हैं तस्वीरें, इनके बारे में बताया गया है कि ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं, उस काम का वर्णन कीजिए। कौन मतलब लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई घर बना रहा है, ठीक है, पक्षियाँ चहचहा रहे हैं, कोई नाव चला रहा है, ठीक है, ऐसे ही कोई खेती कर रहा है, कोई फल तोड़ रहा है। तो ऐसे ही हर चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करेंगे कलपट्टू गांव के बारे में। तो तमिलनाडु में समुद्री तट के पास एक गांव है कलपट्टू। ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा गांव है? कलपट्टू, समुद्री तट के पास। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ यहाँ भी खेती के अलावा कई काम और भी किए जाते हैं, जैसे टोकरी बनाते हैं, बर्तन बना लेते हैं, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी, ये सब बना लेते हैं। कलपट्टू के कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने का और लोहार के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार जो है, एक व्यापारी भी है। यहाँ कुछ दुकानदार और व्यापारी भी है। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। जो उनकी मुख्य गली है, वो कैसी दिखती है? बाजार की तरह। उसमें आपको तरह तरह की छोटी दुकानें जो है दिखाई देंगी, जैसे चाय की, सब्जी की, कपड़े की दुकान, तथा दो दुकानें बीज और खाद की भी हैं। ठीक है। चार दुकानें चाय की हैं, जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। यहाँ टिफ़िन का मतलब खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा बोड़ा व मैसूर पाक मिलता है। देखिए, इससे ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि ये चीज़ें किधर, मतलब कौन सी जगह पे खाई जाती हैं। जो इडली, डोसा, ये चीज़ें कहाँ मिलती है? ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? साउथ की तरफ होती हैं, तो तमिलनाडु में। ठीक है। जो कलपट्टू नामक गांव बताया गया है इसमें। ठीक है। तो चलिए, चाय की दुकानों, इसमें ना जो हमारी पेडागोजी है, वो भी इसी ज़्यादातर इस सिविक्स में ही पूछे जाते हैं। पेडागोजी हमारी इसी से कवर हो जाती है, जो एसएसटी वाली पेडागोजी है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चाय की दुकानों के पास एक कोने में लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें मतलब बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में मतलब दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान मकान और लॉरी चलाने का काम करते हैं। मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सा? कलपट्टू गांव। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती की जाती है।
किस चीज़ की? धान की खेती। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग मिलते हैं। साउथ में नारियल और आम के जो तमिलनाडु के बारे में बताया गया वहाँ पे। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि उनकी आजीविका के बारे में क्या हम सीख सकते हैं। तो ये तुलसी है, इसके बारे में जानेंगे। हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं, तो तुलसी एक वहाँ पे काम करती है। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों की में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथमा काम की निगरानी करती है। कौन करती है? रामलिंगम की जो पत्नी करुथमा। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। ये अपनी कहानी बता रही है, ठीक है। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। बताइए, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं और उसको कितना मजदूरी मिलती है? 40 रुपया। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। क्यों आती है वो? क्योंकि वो बचपन से वहीं पे लगी हुई है और जो मतलब फिक्स हो जाती है। अगर वो दूसरी जगह ऐसे काम ढूँढेगी तो हर कोई मतलब एक समय पर उसको निकाल देता है। रामलिंगम है जो, उस पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस-पड़ोस के गाँव में सस्ते मज़दूर ढूँढने नहीं जाता है। ठीक है? तो ये अपने पति के बारे में बता रही है जो तुलसी है। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। कौन छिड़कता है? उसका पति जो है रमन। ठीक है। जब खेतों में काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान में पत्थर या नदी के बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू के पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। ठीक है। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का भी मतलब सारा काम करती हूँ। मैं घर के सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ। मतलब जो भी एक महिला का आज भी ज़्यादातर रेगुलर काम है कि सुबह उठते ही काम में लग जाती हैं औरतें, ऐसे ही वो भी मतलब घर का भी काम करती थी और बाहर का भी काम करती थी। घर का भी सारा काम करती थी, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, ठीक है। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ियाँ भी लाती थी। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। बोरवेल मतलब जैसे ट्यूबवेल जैसा होता है कुछ, है ना। मेरा जहाँ से पानी लेके आते हैं लोग भर के। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। देखिए, यहाँ से देखते हैं। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी जो है गाय बेचनी पड़ी। जो तुलसी बता रही है उसकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी बीमार हो गई थी जिसके लिए उसने रामलिंगम से जो है कर्जा लिया और उसके लिए मतलब उसका जो है कर्जा चुकाने के लिए उसने अपनी गाय को बेचना पड़ा। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जवा जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में ही बीतता है। इन कामों में मतलब इस काम का कोई भी पैसा नहीं मिलता, आज भी नहीं मिलता। घर में अगर महिला का काम कर रही हैं तो उनको बोला जाता है कि उनके काम की मतलब इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है कि ये तो उन्हीं का काम है। उस मतलब बहुत ही हल्के में आंका जाता है इस चीज़ को, लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर वो काम नहीं करेगी तो घर में भूकंप आ जाएगा। सुबह से शाम तक वो लगी रहती है ऐसे ही। लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को
करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर, कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। अब शेखर अपने बारे में बता रहा है कि हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेतों का काम जो है खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटवाई मतलब अपने खेतों में जब कटाई होती है दूसरों की मदद ले लेता हूँ और फिर मैं उनकी मदद भी कर देता हूँ उनकी कटाई के समय। ठीक है। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार से बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचे। व्यापारी भी अपना दिमाग लगा लेता है कि अगर मुझे देंगे तो शर्मो शर्मी में कम रेट भी देंगे और उससे बेचारे गरीब लोग जो वहाँ के मज़दूर लोग हैं वो फंस जाते हैं बीच में। अगर उसको नहीं देंगे तो अगली बार उसको जो है पैसे नहीं मिलेंगे, उसको खाद नहीं मिलेगा, जिसके लिए कर्जा नहीं मिलेगा कहीं से। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इसमें से कुछ मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में तो आता है वह सिर्फ 8 महीने ही चल पाता है। इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उनकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चों में थोड़ा और पैसा मिल जाता है। यहाँ से देखते हैं। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। ठीक है, ये तो है ही, जो गरीब इंसान होगा वो पैसा पहले कर्ज लेगा तब कोई काम कर सकता है। तो ये कोई क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ से देखते हैं। अक्सर ये पैसा खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्जा लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल जो है बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज में के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का कारण मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली है। ये यहाँ पे तुलसी और शेखर के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर किए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किए गए, आपको आंसर देना है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो किसान लोग हैं क्यों जो है आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं आत्महत्या? क्योंकि किसानों का जो कर्ज है उनके ऊपर इतना बढ़ जाता है कि वह उस कर्ज को उतार नहीं पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। रामलिंगम और करुथमा, इसके बारे में पढ़ेंगे। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। चावल की मिल में कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते थे। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता था। इससे उनकी जो है अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान, इसके बारे में पढ़ेंगे। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं। शेखर की तरह के छोटे किसान भी हैं। ये कह रहे तुलसी की तरह छोटे मजदूर खेतीहर मजदूर भी हैं और शेखर की तरह एक छोटे किसान भी हैं कलपट्टू गांव में, और रामलिंगम जैसे बड़े किसान भी हैं। गांव में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों
के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास तो जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो जा शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब के से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की जो है यही हालत है कि उनके पास ज़मीन के टुकड़े बहुत छोटे हैं। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे जिनके पास बहुत मात्रा में खेत हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन है, बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, जो रामलिंगम जैसे इंसान हैं। ऐसे किसान गाँव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग जो है बाज़ार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे जो है दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना इत्यादि। यहाँ से देखते हैं एक बार। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ लोग गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्री तट इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछलियां पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा सा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पदुपेट पुदुपेट नाम के एक गांव में रहता है, जो मछली पकड़ता है। एक बार इधर देख लेते हैं। ये जो दिखाया गया है नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती ऐसे की जाती है। नागालैंड में खेती बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनको काट कर थोड़ी थोड़ी जगह से ऐसे लाइन लाइन बना दी जाती है। ये ऐसी खेती तो मिजोरम में भी की जाती है। हम वहाँ पे रहे थे तो तब मैंने देखी थी इसको। यह एक गांव है जिसका नाम है चिजामी। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ी के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं, जिसमें पानी भरा रह जाए, मतलब जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है ना, वहाँ के लोग मेरे को बहुत अच्छे लगे। सब मिलजुल कर आपस में काम करते हैं। बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ का कल्चर मुझे अच्छा लगा। बस उनका जो खान पान है वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो नॉनवेज उधर ज़्यादा खाते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर मतलब खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता है, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, इस बता रहे हैं इसके बारे में। तो चलिए, ये हमारी जो अगले वाली कहानी है अरुणा और पारिवेलन की, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो पुदुपेट में रहते हैं। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामैरिन, जो मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है। ये क्वेश्चन बन जाएगा। मछुआरों की जो खास तरह की छोटी नाव होती है उसको क्या कहेंगे? कैटामैरिन। क्या कहेंगे? कैटामैरिन। ठीक है। सुबह जो छोटी नाव की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामैरिन मछलियाँ पकड़ने पर मतलब पकड़ कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेल, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई। ये हमारे कैटामैरिन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठा कर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मिलेगा
वह 4 भागों में बँट जाता है। 3 हिस्से उन तीनों लोगों के मतलब जो साथ में जाते थे उसका भाई, जीजा, ठीक है? उन लोगों में बँट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव होती है और जाल वगैरह मतलब जिसकी नाव और जाल होते हैं, एक भाग उसको मिलता है। 3 भाग जो मतलब मछली पकड़ने के लिए गए हुए हैं। चूँकि जाल कैटामैरन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरन में लगा हुआ। कैटामैरन क्या है? एक नाव, ठीक है? इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और मछलियाँ मतलब अच्छी मिल जाती हैं। ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी कर कर निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। देखिए, हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते। मानसून में ना, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मछलियों के प्रजनन का समय कौन सा है? मानसून का समय। उस टाइम पे वो मछलियाँ पकड़ने नहीं जा पाते। इन महीनों में हम व्यापारी से जो है उधार लेकर गुजारा करते हैं। इस कारण बाद में हमें मजदूरी में उसी व्यापारी को मजबूरी हो जाती है उसी व्यापारी को मछलियाँ पकड़ने में, क्योंकि फिर आगे उनको वो नहीं मिलेगा कर्जा, उधार नहीं मिलेगा और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण जो है हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। देखिए, बाजार है, मछलियाँ बेच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती-बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना होता है, फिर रोपाई, फिर बुवाई, फिर उनको निराई, फिर कटाई, ठीक है? फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन जो है ऋतुओं के इर्द-गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग-अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएँ पाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं कि शेखर और अरुणा दोनों के परिवारों के बारे में। तो यहाँ से देखते हैं, अगर स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि हम सीटेट की तैयारी अच्छे से करवा रहे हैं। अभी मैं जो है अपने जो नोट्स हैं वो तैयार कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ही काम उनमें बाकी है। बहुत जल्द तो नहीं कहूँगी, पर मैंने कुछ चीज़ें सोची हैं जो मैं शॉर्ट वीडियो में भी आपको डाल दूँगी, ठीक है? पर नोट्स के ज़रिए तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है वो पूरी कवर कर लें, उसके बाद हम नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी की एक-एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पता नहीं चलता कि कौन से बॉक्स से या किस पन्ने से उठा के पूरा पैराग्राफ दे देता है एनसीईआरटी में, ठीक है? तो इसको अच्छे से हम रिवाइज़ करेंगे बहुत अच्छे से। अभी सीटेट में बहुत टाइम है, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी करवा दूँगी, बहुत अच्छे से, ठीक है? एसएसटी में कम से कम हम 55 प्लस 50 या 55 प्लस के करीब जाएँगे अगर आप मेरे तरीके से और अच्छे से, क्योंकि 2 बार हम इसको रिवीजन करेंगे। एक बार आप नॉर्मली मैं पढ़ा रही हूँ, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। आप दोबारा से इस वीडियो को थोड़ा-सा स्पीड तेज़ करके एक बार अच्छे से देखनी है, बिना स्किप करे, बिना स्पीड को बढ़ाए उसको अच्छे से देखना है। और दोबारा जब हम देखेंगे थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा के, बहुत टाइम है। फिर मैं उसके लिए नोट्स करवाऊँगी। नोट्स को भी एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, दोबारा जब देखेंगे तब स्पीड बढ़ानी है। स्टार्टिंग में स्पीड बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? वो चीज़ें दिमाग में नहीं घुसती है। एक-एक लाइन से एक-एक पैराग्राफ ऐसा एज़ इट इज़ उठा के दे देते हैं, ठीक है? और ये जो वीडियो है सीटेट के लिए ही नहीं, एचटेट में, DSSB में अब केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। केवीएस के लिए भी, केवीएस में भी जो बिल्कुल है एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है।
इधर उधर से नहीं आती हैं चीज़ें, तो मैं इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि बहुत अच्छे से हम इस चीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा रहता ही है हमारा, बस ख़त्म हो गया, ये ग्राफ रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे थोड़ा सा ये रहे, मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे कि हमारी वीडियो जो है आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो भी मैं साथ साथ डाल रही हूँ, एक एक थोड़ा बहुत टॉपिक जो रहता है वो साथ साथ डालती रहूँगी। ठीक है, लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिससे वे उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल-फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वालों और परिवार और गांव में हस्तशिल्प काम करने के लिए लोगों पे मतलब पूरे साल रोजगार उनको नहीं मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आप आज हमारा सिविक्स सिविक्स का 8 चैप्टर हमारे कवर हो गए हैं, बस एक चैप्टर रहता है वो हम कल कवर कर लेंगे। तो हमारी 6th क्लास की जो NCERT है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो हमारी पूरी फिनिश हो जाएगी, ख़त्म कर लेंगे हम कंप्लीट। और 7th क्लास की भी हमारी चली हुई है, 3 चैप्टर हमारे हिस्ट्री के हो गए हैं, 2 ज्योग्राफी के हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर